योगी राज, जी हाँ, महंत आदित्यनाथ होंगे यूपी के नए सीएम। विधायक दल की बैठक में उन्हीं के नाम पर मोहर लग गई और इसी के साथ 7 दिनों का सस्पेंस जो है वो खत्म हो गया। सुरेश खन्ना ने रखा आदित्यनाथ के नाम का प्रस्ताव, जिस पर विधायक दल की रजामंदी भी हुई और उसके बाद प्रस्ताव पर सर्वसम्मति से मोहर लग गई। अरविंद चतुर्वेदी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। अरविंद, 7 दिनों का सस्पेंस इसी के साथ खत्म हो गया, लेकिन बड़ा सवाल यही कि अगर किसी राजपूत तो चेहरे पर ही दाव लगाना था तो राजनाथ सिंह का नाम भी तो पहले सामने आ रहा था, उस नाम पर क्यों नहीं मोहर लग पाई? कविता, एकदम आपने सही कहा। सबसे पहले राजनाथ सिंह के नाम की चर्चा हुई थी, लेकिन मैं आपको अंदर की बात बता दूं कि राजनाथ सिंह की तरफ से जब सहमति नहीं मिली तब योगी के नाम पे सहमति हुई। मैं आपको कास्ट इक्वेशन समझाना चाहता हूं कि आखिर ये जो फैसला लिया गया है उसके पीछे कारण क्या है। योगी आदित्यनाथ हिंदुत्व के चेहरे के रूप में उत्तर देश में जाने जाते हैं। उसके अलावा कास्ट इक्वेशन समझाना चाहता हूं कि आखिर ये जो फैसला लिया गया है उसके पीछे कारण क्या है। योगी आदित्यनाथ हिंदुत्व के चेहरे के रूप में उत्तर देश में जाने जाते हैं। उसके अलावा ठाकुर, अगर हम जाति के रूप में देखें तो वो ठाकुर जाति से आते हैं। दूसरी तरफ जो दो डिप्टी सीएम बनाने की बात हो रही है, अगर हम उनकी बात करें तो उसमें एक जो है मोस्ट बैकवर्ड और एक दलित चेहरा होगा का नाम है, जो कि जी हाँ, ओबीसी चेहरा होगा जिसमें केशव मौर्य का नाम आ रहा है। तो इसको साधने की कोशिश की गई है। कविता, मेरे पीछे आप समर्थक देख रहे हैं, इनको लगता है कि योगी राज आने से जो है राम मंदिर से लेके सारे मुद्दे जो है वो एकदम साफ हो जाएंगे। इनसे बात करते हैं, बताइए। राम मंदिर की प्रबल जो स्थितियां हैं वो बनती जा रही हैं और योगी आदित्यनाथ एक दृढ़ शक्ति वाले, दृढ़ इच्छा वाले व्यक्ति हैं और हम लोग बस यही कहना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का जो भी निर्णय हुआ वो सर्वोपरि है। तो गोरखपुर से 5 बार सांसद बने हैं, वहां से सांसद है 44 साल के योगी आदित्यनाथ। पहली बार ऐसा होगा जब यूपी के सीएम बनेंगे, एक गेरुआ वस्त्र धारण किए हुए एक चेहरा आपको नजर आएगा। उनका अब तक का सफरनामा क्या रहा, ये सबसे पहले आपको दिखाते हैं और उसके बाद इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। महंत आदित्यनाथ 2014 में गोरखपुर से लगातार 5वीं बार सांसद चुने गए। वो सबसे पहले 1998 में 12वीं लोकसभा में सांसद बनकर पहुंचे, जब उनकी उम्र सिर्फ 26 साल थी। आदित्यनाथ 12वीं लोकसभा में सबसे युवा सांसद थे। इसके बाद उन्होंने 1999, 2004, 2009 और 2014 में लगातार जीत दर्ज की। सितंबर 2014 में आदित्यनाथ के गुरु महंत अवैधनाथ के निधन के बाद वो गोरखपुर मंदिर के महंत यानी पीठाधीश्वर बने। आदित्यनाथ बीजेपी के सांसद होने के साथ साथ हिंदू युवा वाहिनी के संस्थापक भी हैं। हिंदू युवा वाहिनी युवाओं का एक सामाजिक, सांस्कृतिक और राष्ट्रवादी समूह है। महंत आदित्यनाथ धर्मांतरण के खिलाफ और घर वापसी के लिए भी चर्चा में रहे हैं। 2005 में महंत आदित्यनाथ ने कथित तौर पर 1800 ईसाइयों को हिंदू धर्म में शामिल कराया। 7 सितंबर 2008 को आदित्यनाथ पर आजमगढ़ में जानलेवा हिंसक हमला हुआ था। इस हमले में वो बाल बचे थे। ये हमला इतना बड़ा था कि 100 से ज्यादा वाहनों को हमलावरों ने घेर लिया और लोगों को लहूलुहान कर दिया गया। महंत आदित्यनाथ मूल रूप से उत्तराखंड के रहने वाले हैं। 5 जून 1972 को गढ़वाल में उनका जन्म हुआ। महंत आदित्यनाथ के बचपन का नाम अजय सिंह नेगी था। अजय सिंह नेगी से आदित्यनाथ बनने की कहानी भी बेहद दिलचस्प है। उन्होंने गढ़वाल यूनिवर्सिटी से गणित में बीएससी की पढ़ाई की। महंत आदित्यनाथ का सियासी गणित जग जाहिर है। वो बीजेपी के मौजूदा नरम हिंदुत्व की कसौटी के उलट लेकिन हार्डकोर कैडर के पसंदीदा नेता है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। जी और इसी चेहरे पर मोहर लग चुकी है। अब ये साफ हो चुका है कि अगले 5 साल तक योगी राज होगा उत्तर प्रदेश में, लेकिन फिर उसके बाद उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने के लिए संकल्प पत्र पर कैसे आगे बढ़ेंगे योगी आदित्यनाथ, ये बड़ा सवाल है। अनुज गुप्ता जी, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। अनुज जी, क्या आपको ऐसा लगा था कि जो स्टार प्रचारक है, जो चुनाव में बीजेपी के लिए प्रचार कर रहा है, उसे सीएम बनाया जा सकता है? देखिए, कल दोपहर तक महंत का नाम भी चर्चाओं में था, लेकिन जब उत्तराखंड में एक राजपूत वर्ग से किसी माने रावत साहब को जब बना दिया गया तो ये लगा कि शायद
क्योंकि हम पुरानी तरीके से सोच रहे थे कि दो राज्यों में एक साथ एक ही जाति के किसी भी नेताओं को कैसे कोई भी पार्टी मुख्यमंत्री बना सकती है, लेकिन भाजपा आउट ऑफ बॉक्स सोच रही है, ये अब हमें मान लेना चाहिए। और अखिलेश जी क्या वाकई में आउट ऑफ बॉक्स सोच रही है या फिर लगातार परफॉर्मेंस की बात की जा रही थी? ऐसा लग रहा है जैसे इस चेहरे को सामने कर दिया गया, मंडल कमंडल की राजनीति में फिर से वापसी हो गई है बीजेपी की, क्योंकि जो विरोध कर रहे हैं वो तो ये कह रहा है कि योगी जीत गए होंगे लेकिन बीजेपी की हुई है हार। देखिए, भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह कमंडल की राजनीति से कभी बाहर हुई नहीं जी। वो हमको आपको दिखता रहा होगा, लेकिन उनके थोड़ी बहुत जब बाहर होने की कोशिश की 2004 और 2009 में जनता ने उसको ठुकरा दिया, लेकिन राज्यों के नेता उस पर चलते रहे और जीते। नरेंद्र मोदी को भी एक समय हिंदू हृदय सम्राट कहा जाता था, कल्याण सिंह भी देश में हिंदू हृदय सम्राट कहलाते थे। योगी आदित्यनाथ की राष्ट्रीय वैसी छवि नहीं है, लेकिन उनको भी हिंदू हार्डलाइनर तो कहा जाता है। नहीं, उनको भी एक बड़ा वर्ग हिंदू हृदय सम्राट ही मानता है जी। इसलिए ये जब आज मुख्यमंत्री बन रहे हैं तो मुझे 1991 के कल्याण सिंह याद आ रहे हैं कि दोनों में काफी जो है समानता है। और भारतीय जनता पार्टी जैसा कि अनुज जी ने कहा, हम सब लोग जरूर जातीय गणित और उसके आधार पर जो है सब गणना कर लेते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जातीय गणित करते हुए भी उससे बाहर उठ के सोचती है। अन्य मुख्यमंत्री राज्य में भी उसने बनाया है, लेकिन उत्तर प्रदेश के द्वारा उसने एक बड़ा संदेश दिया है। योगी आदित्यनाथ का मुख्यमंत्री बनना एक बहुत बड़ी घटना है, सामान्य घटना नहीं है। इसके द्वारा बिल्कुल साफ संदेश उत्तर प्रदेश और दूसरे प्रदेश की जनता को दे दिया गया है कि भारतीय जनता पार्टी की असल राजनीति क्या है, और वो राजनीति जो है वो विकास के साथ हिंदुत्व का समन्वय है। बगैर हिंदुत्व के विकास का उसका एजेंडा अकेले नहीं है, ये बिल्कुल स्पष्ट कर दिया गया है। इसको हम कोई भी नहीं मान सकते हैं कि वो कमंडल से बाहर हो गई और भीतर हो गई है। अभिलाष जी, ये तस्वीरें भी बहुत कुछ कह रही हैं। ये देखिए भगवा झंडा किस तरीके से लहराया जा रहा है कार्यकर्ताओं के द्वारा, और जाहिर तौर पर ये तो भारतीय जनता पार्टी का अभी वो है झंडा है, लेकिन ये बात निश्चित है कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में ने एक देश को बहुत बड़ा संदेश दिया है कि भगवा राजनीति की तरफ बीजेपी का रुझान फिर दिख रहा है, और विकास की राजनीति के साथ साथ में वो निश्चित रूप से हिंदुत्ववाद को छोड़ना नहीं चाहती है। ये बहुत बड़ा संदेश आज हमको सबको दिखने में आया है, क्योंकि देश का जो सबसे बड़ा राज्य है, जहां पर राम मंदिर बनने की बात है, जहां पर मुस्लिम पॉपुलेशन बहुत है, और जिस तरीके से रुझान इनको 325 सीटें मिलने के बाद में पुनः एक सांसद को दिल्ली से वहां भेजा गया है, तो इसका मतलब निश्चित है बहुमत मिला। उसके बाद फिर रास्ते आसान लगने लगे, ऐसा लगा कि चलिए इनको काबिज कर देते हैं। मुझे लगता है कि ये भी संभव है, जमीनी आधार तो ये भी है, लेकिन इसके मतलब ये भी है कि यदि आप देश के अलग अलग मुख्यमंत्री भाजपा के देखें तो विकास के हिसाब से उनको आगे बढ़ाया गया था। बम्बई का मुख्यमंत्री अलग है, भोपाल का अलग है, लेकिन योगी आदित्यनाथ के रूप में इन्होंने फिर भगवाकरण की जो राजनीति, हिंदुत्व की जो राजनीति है, उसको एक पुनर्जन्म देने का प्रयास किया है। उसके साथ साथ में विकास कैसे होगा उत्तर प्रदेश का, ये देखना निश्चित रूप से रोचक होगा कुछ अगले दिनों में। बिल्कुल प्रमोद जोशी जी, दो ऐसे राज्य थे जहां पर बीजेपी बहुत बड़ी पार्टी नहीं थी, मणिपुर और गोवा। उसके बाद भी पॉलिटिकल मैनेजमेंट के साथ भगवा सरकार वहां पर बना दी। अब यूपी की बात थी पेश, एक हफ्ते से फंसा हुआ था, तो यहां पर एक ऐसे शख्स को बिठा दिया जो भगवा वस्त्र धारण किए हुए नजर आएगा। संकेत यहां से 2019 के लिए क्या देख रहे हैं? देखिए, कुछ न कुछ तो सोचा गया है। संकेत 2019 का ही है, 2019 क्या बल्कि मुझे लगता है ये 2019 के आगे के बारे में भी सोचा गया है, 2024 तक के लिए। हाँ, तो पहली बात तो ये कि बीजेपी जो इस समय पर आइडेंटिटी की, यानी कि जो भगवा राजनीति कर रही है, इस राजनीति के अलावा बीजेपी को, क्योंकि उत्तर प्रदेश की जरूरतें क्या है, केवल भगवा या धार्मिक या सामाजिक इश्यूज ही नहीं है, वहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम है, वहाँ पर नए एडमिनिस्ट्रेशन को प्रभावशाली तरीके से सामाजिक कार्यक्रमों को बनाने की जरूरत है, वहाँ पर इतनी बड़ी जिम्मेदारी के लिए आपको लगता है महंत परिपक्व है? नहीं, संभव है। 5 बार सांसद रहा जो व्यक्ति, और एक चीज हम लोग भूल जाते हैं कि बहुत सारे शिक्षण संस्थान चलाते हैं योगी आदित्यनाथ, कॉलेज है, मेडिकल कॉलेज है, छोटे स्कूल है, आदिवासियों के बीच काम है, तो ये मैं नहीं मान सकता। देश का सबसे बड़ा राज्य है, पावर सेंटर देखिए, केंद्र के बाद उत्तर प्रदेश को सबसे बड़ा राज्य है, तो क्या लगता है जिम्मेदारी बहुत बड़ी है। नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने इनका नाम प्रस्तावित करने या बनाने के पहले इन सब मुद्दों पर विचार नहीं किया होगा जिन पर हम लोग कर रहे हैं।
जाहिर है उन्होंने इस सब पर विचार किया होगा और तभी बनाया है। नहीं, कहीं ऐसा तो नहीं कि यूपी को उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने का एजेंडा पिछड़ गया। 2019 के लिए वोट बैंक की गोलबंदी कैसे की जाए, वो एजेंडा सर्वोपरि। देखो, दीनदयाल उपाध्याय की इस समय वो लगातार उनकी जो है 100वीं जो है उनकी जयंती मना रहे हैं। इस वर्ष में उनके सांस्कृतिक राष्ट्रवाद पर भी प्रचार है। तो एक सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के प्रतीक व्यक्ति को भारतीय जनता पार्टी अगर मुख्यमंत्री बनाती है तो ये भारतीय जनता पार्टी की दृष्टि से कतई गलत नहीं है, वो उसकी दृष्टि से सही है। हमारा कुछ मूल्यांकन हो सकता है और मुझे ये लगता है कि ये एक उनके जो समर्थक है खास करके देश भर में भारतीय जनता पार्टी के, उन पर एक चमत्कारिक प्रभाव डालेगा। यद्यपि हमारे अंदर संदेह है बहुत सारे कि ये क्या करेंगे, लेकिन जो कुछ भी एजेंडा बना हुआ है, जो संकल्प पत्र है, उसके बाहर जाकर के कोई काम करेंगे। और एक बात और समझिए, 1991 में जब कल्याण सिंह बने थे तो उस समय राम जन्मभूमि का प्रचंड आंदोलन। आप ये कह रहे हैं कि यूपी में विकास का एक नया ऐसा कोई खतरा नहीं है कि कोई बाबरी ढांचा होगा जिसको तोड़ने की बात है, तो इसलिए अब उस प्रकार के खतरे भी नहीं है वहां। तो मुझे यह लगता है कि हमको इनको काम को देखना चाहिए, लेकिन हाँ, इसके साथ साथ उत्तर प्रदेश को स्पष्ट संदेश मिल गया है। उनके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अवधेश जी लगातार यही कह रहे थे कि 14 साल से विकास का सूखा पड़ा है उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में विकास की बयार कैसे बहेगी और उसके लिए क्या डेवलपमेंट का एजेंडा होगा, ये बात अब पिछड़ गई है और ये सवाल सामने हो गया है। मैं नहीं मानता वो पिछड़ गई है ये बात। कोई भी मुख्यमंत्री बनेगा वो विकास के एजेंडे से पीछे हटेगा, वो हारेगा। विकास महत्वपूर्ण है उत्तर प्रदेश के लिए, कानून और व्यवस्था महत्वपूर्ण है। ये दो बिंदु पर मुख्यमंत्री को खड़ा उतरना पड़ेगा योगी आदित्यनाथ को। चलिए, अरविंद चतुर्वेदी हमारे ब्यूरो चीफ लगातार हमारे साथ मौजूद है लखनऊ से। अरविंद जी, एक हफ्ते से हम देख रहे हैं लगातार सस्पेंस जो है, कोई रेस में आगे बढ़ रहा था, कोई पीछे जा रहा था। केशव प्रसाद मौर्य का भी नाम था, राजनाथ सिंह का भी था, मनोज सिन्हा का भी था, लेकिन आखिरी वक्त में यह तय हो गया है कि अब महंत आदित्यनाथ ही यूपी की कमान संभालेंगे। क्या उनसे आपकी बात हो पाई है? पहला स्टेप क्या होगा जब वो सीएम बनेंगे, तो प्राथमिकता क्या होगी? अगर हम कल का पूरा घटनाक्रम देखें और शाम को देखें अगर, तो जो केंद्रीय मंत्री उत्तर प्रदेश से जाते हैं, जो सांसद उत्तर प्रदेश से जाते हैं, इन लोगों ने अमित शाह और नरेंद्र मोदी तक अपनी गुहार लगाई, अपनी बात कही। उसके बाद आज विशेष विमान से योगी आदित्यनाथ को दिल्ली बुलाया गया। वहां पर अमित शाह की, ओम माथुर की, सुनील बंसल की और केशव प्रसाद मौर्य की, इन सारे लोगों की अमित शाह के साथ बैठक हुई। उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ बैठक हुई। इस बीच मनोज सिन्हा को सूचना दी गई, जो कि बनारस में थे, उनको बुलाने की बात कही गई। अब वो गए कि नहीं गए ये अलग बात है, लेकिन उनको ये बता दिया गया कि आप मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। उसके अलावा जातिगत समीकरण को साधने के लिए 2 डिप्टी सीएम का प्रस्ताव रखा गया, जिसमें दिनेश शर्मा और केशव प्रसाद मौर्य, जो कि ओबीसी कोटे से आते हैं। और ये सारी कवायद करने के बाद योगी आदित्यनाथ के नाम पर मुहर लगी है। कविता, मैं बताना चाहता हूं कि इससे ये पता चलता है कि भारतीय जनता पार्टी का जो हिंदुत्व का एजेंडा है, उन्होंने उत्तर प्रदेश जीतने के साथ ही उसकी शुरुआत कर दी है। उनको लगता है कि अब हम आगे हिंदुत्व के एजेंडे को आगे लेके जा सकते हैं, क्योंकि उसमें उत्तर प्रदेश सबसे बड़ी बाधा बन रही थी। और मुझे लगता है कि इसकी शुरुआत उन्होंने उत्तर प्रदेश से योगी को मुख्यमंत्री बना के कर दी है। अभिलाष जी, यूपी की जनता के लिए यहाँ से क्या संकेत? बहुत संक्षेप में। मुझे लगता है कि यूपी की जनता के लिए जो हिंदुत्ववाद का संकेत है बहुत ही महत्वपूर्ण रूप से सामने सबके आया है। लेकिन ये संकीर्ण रूप से हमको नहीं सोचना चाहिए। एक 44 वर्ष का पढ़ा लिखा व्यक्ति यदि बिल्कुल, और ये तस्वीरें देखिए अपने आप में बहुत कुछ कह रही है। देखिए, पहले तो जब वो विधायक दल की बैठक के भीतर दाखिल हुए तो उनके नाम के नारे लगने लगे और तालियों के साथ उनका स्वागत किया गया। उसके बाद देखिए किस तरीके से स्वागत हो रहा है महंत आदित्यनाथ का। और कल होनी है ताजपोशी 2:15 बजे। लेकिन कैबिनेट में कौन कौन होगा, क्योंकि सूत्र हमें ये जानकारी दे रहे हैं कि 20 से 30 चेहरे हो सकते हैं। सहयोगी दलों को भी अकोमोडेट करने की कोशिश की जाएगी। तो किसे क्या पोर्टफोलियो मिलता है ये देखना अहम होगा। 2 डिप्टी सीएम होंगे, ये भी तय हो गया है। कास्ट कॉम्बिनेशन को साधने की कोशिश की है। अवधेश जी, एक बार फिर साफ हो गया है कि उत्तर प्रदेश जात पात की राजनीति से कभी उठ ही नहीं पाएगा।
भले हम विकास की बात 100 बार ये करें। निर्णय जात पात की राजनीति से ऊपर उठना है। मैं इसको जात पात की राजनीति नहीं मानता। तो यूपी को 2 सीएम की जरूरत क्या थी? डिप्टी सीएम की। अगर अभी डिप्टी सीएम वाली खबर हालांकि कंफर्म नहीं है, लेकिन अगर वो खबर है जी। तो एक संतुलन बनाने की कोशिश मैं मान इतने सकता पावर हूं। सेंटर्स क्यों? नहीं, पावर सेंटर्स तो एक ही होगा, लेकिन अगर 2 बनाए गए हैं तो जाहिर है कि उसके पीछे भी एक सोच होगी। लेकिन आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री बनाना ये जातीय सोच से ऊपर उठने का निर्णय है। ये अगर जातीय सोच होती तो किसी पिछड़ी जाति को अति पिछड़ी जाति को मुख्यमंत्री बनाया जाता, जो कि भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव से पहले सोशल इंजीनियरिंग करने की कोशिश की थी। और एक चीज हमेशा ध्यान रखिए कि इनके बनाने के पीछे एक बड़ा कारण यह भी रहा होगा कि योगी आदित्यनाथ के पास भ्रष्टाचार करने का कोई कारण नहीं है, कोई परिवार नहीं है, और 5 बार सांसद रहने पर भी भ्रष्टाचार का कोई आरोप नहीं है, कोई परिवार नहीं है जो कि और यहाँ जमीनी आकर आधार भी इन्होंने जमीनी जमीन पर आधार बहुत है, काम और किया है। कोई व्यक्तिगत परिवार नहीं है जिससे कि परिवारवाद का भी कोई समस्या खड़ी हो। नहीं, वो तो हिंदू कई- युवा वाहिनी के कई- बहुत बड़े नेता है, तो कई और प्लस उनका- मिला करके किए गए हैं। और विकास के एजेंडा से हटने का, कविता आप बार बार कर रही हो, कोई सवाल नहीं है। विकास के एजेंडे पर भारतीय जनता पार्टी लगी रहेगी, उसमें बिल्कुल। लेकिन वो जो कट्टर हिंदुत्ववादी छवि है, उस छवि से बाहर निकलकर क्या उत्तर प्रदेश के कल्याण के लिए कुछ बड़ा ऐलान कर सकते हैं, कुछ बड़ी योजनाएं लेकर आ सकते हैं, ये देखना बेहद अहम होगा। हमारे तमाम मेहमान हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ही तस्वीर